हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 1 उस दिन मैंने दिया था आपको, आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं। और जब मैंने पार्ट 1 आपको दिया था तब मैंने बोला था कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जब हम बात करते हैं और जब 16वीं शताब्दी में आते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, अगर लिटरेचर बनाने के पीछे अगर किसी एज का नाम आता है तो वो है आपका एलिजाबेथन एज, और वी कैन से 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी या एलिजाबेथन एज। तो उस दिन मैंने आपको सिर्फ एलिजाबेथन एज तक पहुंचाया था और मैंने उस दिन बोला था आपको, क्योंकि वीडियो अपना बहुत बड़ा हो रहा था, कि मैं इसके लिए सेकंड पार्ट दूंगा। और मैं आज आपके लिए कह रहा हूं कि एलिजाबेथन एज को समाप्त करने के लिए मुझे एक पार्ट नहीं, मुझे कई पार्ट आपको देने पड़ेंगे। तो आज आप ये समझ लीजिए कि एलिजाबेथन एज का इंट्रोड्यूस मैं आपसे करा रहा हूं, इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूं इस वीडियो में, और इनके बारे में जो मैक्सिमम जानकारी मैं दे सकता हूं अपनी नॉलेज के अनुसार, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में दूंगा। जब हम एलिजाबेथन एज की बात करते हैं तो एलिजाबेथन एज जो है वो 16th सेंचुरी के मिडिल में स्टार्ट होता है। पीछे लिखा हुआ है मिडिल में स्टार्ट होता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्योंकि अगर हम बात करें तो एलिजाबेथ नाम से पुनः इंग्लैंड की महारानी बनी है। और अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी अगर इंग्लैंड की क्वीन का हम नाम लें तो आज भी इंग्लैंड की महारानी का नाम जो है वो एलिजाबेथ ही है, ठीक है ना। तो एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है, हम उनकी बात करेंगे, उनके रेन की बात करेंगे, शासनकाल की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इंग्लैंड में अगर साहित्य को सबसे ज्यादा तवज्जो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ साहित्य को ही नहीं, हम कह सकते हैं आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को अगर सबसे ज्यादा बढ़ावा अगर किसी ने दिया है इंग्लैंड के इतिहास में तो वो है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जिनका रेन जो है वो शुरू हुआ है 1558 से और 1603 तक चला है। कब से लेकर कब तक? 1558 से 1603 तक। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले सर कह रहे हैं 1558 से 1603 तक, फिर समय लिख दिया है 1557 से 1603 तक। अब मैं एक चीज और लिख रहा हूं, 1558 से 1625 तक, ठीक, 3 डेट्स मैंने लिखी है। 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज, 1557 से 1603 तक एलिजाबेथन एज, 1558 से 1625 तक भी एलिजाबेथन एज। अब यहां मैं आपको अलग अलग कर रहा हूं। पहले तो यहां जो मैं करूंगा उससे पहले मैं आपको पुनः 16वीं शताब्दी का नाम, जैसा कि मैंने उस दिन आपको दिया था, तो 16वीं शताब्दी 1500 से लेकर 1600 तक मैं कहूंगा द रेनेसा और द अर्ली मॉडर्न। अगर इंग्लैंड में रेनेसा मूवमेंट का आरंभ की अगर हम बात करें और चरम की बात करें, जो उसका कह सकते हैं हम अपने मैक्सिमम पॉइंट तक अगर पहुंचने की बात करें रेनेसा की, तो वो पहुंचा है एलिजाबेथन एज में। और एलिजाबेथन एज के जो भी राइटर्स, मैंने आपके सामने कई राइटर्स के नाम लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनमें उनकी ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ लिखी है। अभी मैं जब आपको वीडियो बनाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा तब मैं इनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या किसने क्या लिखा है। तो जब मैं बात करता हूं तो रेनेसा का जो प्रभाव है वो हमें एलिजाबेथन एज के राइटर्स पर बखूबी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जब मैं बात करता हूं तो मैंने कहा रेनेसा और अर्ली मॉडर्न। अगर हम कहें इंग्लैंड में अर्ली मॉडर्न, मॉडर्न एज की अगर स्टार्टिंग अगर किसी से कहें तो हम कहेंगे 16वीं शताब्दी एलिजाबेथन एज से, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ बैठे सवाल कि विच सेंचुरी इज नोन एज
द एलिजाबेथन एज, द आंसर इज 16th सेंचुरी। कब से कब तक हुआ? 1558 में एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की महारानी बनी और 1603 तक इनका शासनकाल चला। पहली डेट तो ये हो गई। 1557 हम इसलिए लिखा है मैंने कि 1557 में ये चीज क्लियर हो गई थी 1557 में कि रानी एलिजाबेथ जो है, यानी कि एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड की महारानी बनेगी और 1603 तक वह महारानी बनी रही। क्लियर था 1557 में और बनी रानी कब? 1558 में। तो ये इस कारण से मैंने 1557 टू 1603 लिखा। अब 1558 से 1625 तक मैंने इसलिए लिखा, शासनकाल तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का 1603 तक चला है, लेकिन एलिजाबेथन एज का जो स्प्रेड है, जो फैलाव है, वो 1625 तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 1625 तक। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपका एग्जाम में कि क्वीन एलिजाबेथ रेंड ओवर इंग्लैंड, तो आपका आंसर होगा 1558 टू 1603। जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, द आंसर इज 1558 टू 1625। 1558 से 1625 तक ये टाइम पीरियड है एलिजाबेथन एज का। हाँ, शासनकाल की अगर बात पूछी जाएगी तो वो है 1558 से लेकर 1603 तक। अब हम बात करते हैं एलिजाबेथन एज और उस पर जो प्रमुख राइटर्स हुए हैं एलिजाबेथन एज में, अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। एलिजाबेथन एज की बात जब हम करें तो एलिजाबेथन एज में सबसे पहले आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी बिट्स। क्या आते हैं? यूनिवर्सिटी बिट्स। कुल मिलाकर 7 राइटर ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता है और ये सभी राइटर्स आपके कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। कहां के स्कॉलर्स थे? कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये सब स्कॉलर्स थे। और यदि यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मैंने इन यूनिवर्सिटी बिट्स को लेकर पूरा एक वीडियो बनाया है आपके लिए यूनिवर्सिटी बिट्स का। आप मेरे गैलरी में जाकर उस यूनिवर्सिटी बिट्स के वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने इन सभी राइटर्स के बारे में उसमें विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन चूंकि इन सबका लेना देना एलिजाबेथन एज से है, तो आज भी मैं उनके बारे में आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है बताने का प्रयास करूंगा। अब जब हम यूनिवर्सिटी बिट्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं वो मैंने आपके लिए नीचे लिखे हैं, ठीक है ना। लेकिन यूनिवर्सिटी बिट्स ना होकर जो अन्य राइटर थे पहले हम लोग उनकी चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी बिट्स पर आऊंगा। कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिवर्सिटी बिट्स पर भी आऊंगा। यूनिवर्सिटी बिट्स जो है उनको प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट कहा जाता है और शेक्सपियर से पहले के हैं ये। लेकिन चूंकि अभी हम चर्चा एलिजाबेथन एज की कर रहे हैं और मैं यूनिवर्सिटी बिट्स के लिए आपको पूरा वीडियो दे चुका हूं, तो इसलिए मैं अभी इनको बाद में यूज करूंगा। पहले हम लोग 4 राइटर की चर्चा करेंगे जो यूनिवर्सिटी बिट्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसमें पहला नाम है आपका सर फिलिप सिडनी, जिनका जन्म 1554 और मृत्यु उनकी 1586 में। ये एक ऐसा नाम है अंग्रेजी साहित्य का जो कि मात्र 32 ईयर्स इस बंदे का लाइफ स्पान रहा, मात्र 32 वर्ष। 1554 में इनका जन्म, 1586 में इनकी मृत्यु। लेकिन अगर अंग्रेजी साहित्य में अगर हम प्रोज राइटर्स की बात करें, क्योंकि एलिजाबेथन एज ऐसा एज है जिसको नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा जाता है। एलिजाबेथन एज वो एज है जिसमें जितने भी राइटर्स हुए मैक्सिमम टाइम वो अधिकतर पोइट्स थे और जिन्होंने पोइट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। सर फिलिप सिडनी भी एक पोइट हैं, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा इन्होंने क्या पोइट्री लिखी है, क्या किया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एलिजाबेथन एज के बारे में ही मुझे कई वीडियो देने पड़ेंगे और मैं दूंगा आपको विस्तार से बताने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सर फिलिप सिडनी, जिनका जन्म 1554 में हुआ और 1586 में इनकी डेथ हो गई साहब। जब हम मास्टर्स ऑफ आर्ट्स करते हैं, एमए करते हैं,
तो एमए में सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया एक क्रिटिकल बुक चलता है, क्रिटिकल थ्योरी का जो पेपर है एमए का, उसका नाम है आपका एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। उस बुक का नाम है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एलिजाबेथन एज और अगर इंग्लैंड में प्रोज राइटिंग को सबसे ज्यादा अगर पहचान देने का किसी व्यक्ति ने काम किया है तो वो है सर फिलिप सिडनी और उनके द्वारा लिखी गई एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। अब आप कहेंगे सर एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में है क्या? तो एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री जो है, जैसा कि इसका नाम है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा और पोइट्री का मतलब होता है कविता। तो कविता से क्षमा लेखक मांगता है। क्यों मांगता है वो मैं आपको बताता हूं। जो सर फिलिप सिडनी थे, इनके एक साथी थे जिनका नाम था स्टीफन गॉसन। क्या नाम था? स्टीफन गॉसन, जो कि इनके समकालीन थे। वो भी एक पोइट थे, राइटर भी थे और इनसे 1 साल सीनियर थे। क्या थे? इनसे 1 साल सीनियर थे। और स्टीफन गॉसन साहब ने एक बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने जो समकालीन अंग्रेजी साहित्य में कवि थे उनकी आलोचना करते हुए लिखा कि जो बात प्लेटो ने कही थी अपनी बुक रिपब्लिक में कि कवि जो होते हैं वो झूठ के जनक होते हैं, वह अपनी कविताओं में झूठ परोसते हैं और इसलिए कवियों की आलोचना होनी चाहिए और एक आइडियल समाज में कवियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह बात उन्होंने कही, प्लेटो ने कही और इस बात को उन्होंने कोट किया और इसलिए उन्होंने ढेर सारी आलोचना की। चलिए यहां तक तो समझ में आया, लेकिन समस्या तब पैदा हो गई जब स्टीफन गॉसन ने जो बुक लिखी, उसका नाम पहले मैं आपको बता दूं, उस बुक का नाम था द स्कूल ऑफ एब्यूज। बुक का नाम क्या है? द स्कूल ऑफ एब्यूज। और उस बुक को डेडिकेट करने का सवाल जब आया, क्योंकि जब राइटर कोई पुस्तक लिखता है तो उस बुक को प्राय राइटर किसी ना किसी को डेडिकेट करता है, समर्पित करता है। तो स्टीफन गॉसन साहब ने उस बुक को डेडिकेट कर दिया अपने मित्र सर फिलिप सिडनी को। किसको डेडिकेट किया? सर फिलिप सिडनी को, जिनके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा हूं। अब सर फिलिप सिडनी जो हैं वह कविता के बहुत बड़े पुजारी हैं, स्वयं एक पोइट रहे हैं, प्रोज राइटर भी हैं, पोइट्री और मतलब आप कह सकते हैं पोइट भी हैं। और इनके द्वारा लिखी गई सोनेट्स, अगर हम कहें एलिजाबेथन एज में सोनेट राइटिंग का आरंभ जो है वह सर थॉमस बिट के बाद अगर किसी को जाता है उसका श्रेय तो वो जाता है सर फिलिप सिडनी को। अब सर फिलिप सिडनी को यह बात भैया बड़ी नागवार गुजरी कि इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कवियों को और उसके बाद वह बुक किसको डेडिकेट कर दी गई? सर फिलिप सिडनी को। तो सर फिलिप सिडनी ने स्टीफन गॉसन के द्वारा लगाए गए द स्कूल ऑफ एब्यूज बुक में जो आरोप उन्होंने लगाए कवियों के ऊपर, उसका एक लर्न रिप्लाई दिया सर फिलिप सिडनी ने एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री के माध्यम से। मैं एक पूरा वीडियो आपको एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री का दूंगा। बहुत बेहतरीन बुक है और अगर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी लेखनी में प्रोज राइटिंग का आरंभ जो है और एक बैलेंस राइटिंग अगर आरंभ हुई है तो एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री के माध्यम से आरंभ हुई है, जिसको कि लिखा है सर फिलिप सिडनी जी ने। इनका लाइफ स्पान जरूर कम है, लेकिन अगर राइटिंग की बात करें तो ये बहुत बड़े लेखक थे, प्रोज राइटिंग में भी और पोएटिक राइटिंग में भी। जब हम सर फिलिप सिडनी की बात करते हैं तो एलिजाबेथन एज वो एज है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि सोनेट राइटिंग आरंभ हुई।
अब आप में से कई लोगों का सवाल हो सकता है कि सर सोनेट क्या होती है। तो सोनेट जो है वो पोएम का एक पार्ट होती है, क्योंकि पोएम के कई टाइप्स होते हैं, तो सोनेट भी एक कविता का प्रकार होती है। आप अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, बार बार बड़ा वीडियो हो जाता है। तो जो सोनेट राइटिंग जो है, हम इतना कह सकते हैं कि एनी पोएम which has only 14 lines is called sonnet। कोई भी ऐसी कविता जिसमें कि 14 लाइन होती हैं सोनेट कहलाती है। ठीक है, उसके बारे में पूरा मैं वीडियो आपको सोनेट राइटिंग का अलग से दे दूंगा। तो सर फिलिप सिडनी की जब मैं बात करता हूं तो इन्होंने अपने जीवन काल में सोनेट राइटिंग से आरंभ किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये सोनेट राइटर थे और इनके द्वारा लिखी गई जो कलेक्शन ऑफ सोनेट्स हैं उसका नाम था एस्ट्रोफल एंड स्टेला। क्या नाम था? एस्ट्रोफल एंड स्टेला। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए। मैं एक एक राइटर जो मैंने आपको दिए हैं उनके बारे में कई कई वीडियोस दूंगा। आपकी जितने भी क्यूरियोसिटीज हैं, जितना भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, मैं आपको मैक्सिमम वीडियो और मैक्सिमम नॉलेज दूंगा इन सब चीजों के बारे में। ठीक है ना? तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि सर फिलिप सिडनी ने सोनेट राइटिंग का आरंभ किया, सोनेट राइटिंग की, और सोनेट राइटिंग में इनकी जो सोनेट्स हैं उसको उन्होंने एक कलेक्शन का नाम दिया एस्ट्रोफल एंड स्टेला। किसने? सर फिलिप सिडनी जी ने। जब हम एस्ट्रोफल और स्टेला की बात करते हैं तो ये लव सोनेट्स हैं, यानी कि इसका मुख्य जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो आपका है प्रेम। और इसमें एस्ट्रोफल कोई और नहीं बल्कि स्वयं सर फिलिप सिडनी है। ये आप कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट्स हैं। एस्ट्रोफल स्वयं सिडनी साहब हैं और स्टेला जो है वह इनकी प्रेमिका हैं जिनका वास्तविक नाम लॉरा है। जिनका वास्तविक नाम क्या था? लॉरा था। तो एस्ट्रोफल एंड स्टेला के रूप में इन्होंने कलेक्शन ऑफ सोनेट्स लिखी सर फिलिप सिडनी ने, और दूसरा प्रोज राइटिंग की जो मैंने आपको नाम दिया एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। यहां मैं अभी सर फिलिप सिडनी को ब्रेक करता हूं। ठीक है ना? यहां मैं स्टॉप करता हूं। अब हम लोग दूसरे राइटर पर आते हैं, एडमंड स्पेंसर। इनकी जितनी तारीफ करें साहब वो कम है। स्पेंसर साहब एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर से पूर्व लेखक हैं, क्योंकि शेक्सपियर का हमारा जन्म दिखा रहा है 1564, मृत्यु 1616। इनका जन्म है 1552-53। अब आप कहेंगे सर 1552 है या 53 है? तो भैया इनके पहली बात तो यह है कि चूंकि डेट क्लियर नहीं है इसलिए मान के चलते हैं 1552 या 53, लेकिन मृत्यु फाइनल है 1599 यानी 1599 में। अच्छा, मैं आपको एक चीज और यहां बताऊंगा कि जो क्रिश्चियनिटी है उस समय की अगर हम बात करें, चूंकि जब हम अंग्रेजी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो जैसे हिंदी साहित्य में कई लेखक ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, इसी प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में भी कई लेखक ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है। दूसरी चीज यह है कि क्रिश्चियनिटी में डेट ऑफ बर्थ जो है वह डेट ऑफ बैप्टिज्म से मानी जाती है। बैप्टिज्म आप कह सकते हैं नामकरण संस्कार, या जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो क्रिश्चियनिटी का जब पहला रूप उसको सिखाया जाता है या उसको क्रिश्चियनिटी के रूप में स्थापित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को बैप्टिज्म कहा जाता है। शेक्सपियर साहब या अन्य लेखक जो हैं, शुरुआत में हम अगर बात करें अंग्रेजी साहित्य के इतिहास की, तो इनकी जो डेट्स हैं वो डेट ऑफ बर्थ ना होकर आप कह सकते हैं डेट ऑफ बैप्टिज्म है। जब उनकी बैप्टिज्म की प्रक्रिया हुई तब उनका लिखित रूप से उनका नाम लिखा जाता है, उनकी डेट ऑफ बैप्टिज्म होती है, ना कि डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक, तो स्पेंसर साहब 1552-53 में और इनकी मृत्यु हुई 1599 में, 1599 में। अब अगर हम बात करें एडमंड स्पेंसर साहब की, तो एडमंड स्पेंसर साहब जो हैं इन्होंने भी सोनेट्स लिखी,
और उस सोनेट के कलेक्शन का नाम दिया एमरोटी। क्या नाम दिया? एमरोटी। और एमरोटी के अंतर्गत इन्होंने कुल मिलाकर 88 सोनेट्स लिखी हैं। कितनी बेटा? 88 सोनेट्स लिखी हैं। एमरोटी जो इनका कलेक्शन है सोनेट्स का, उसमें इन्होंने कुल मिलाकर, अब आप कहेंगे तो मैं लिख दे रहा हूं, एमरोटी। और कितनी सोनेट्स हैं? 88 सोनेट्स। कितनी सोनेट्स हैं इसमें आपकी? टोटल 88 सोनेट्स इन्होंने लिखी हैं इस एमरोटी में। दूसरी बात यह है, अगर एडमंड स्पेंसर की बात करें हम, तो एमरोटी मतलब जो उन्होंने एमरोटी जो टाइटल दिया है अपनी कलेक्शन ऑफ सोनेट्स का, जिसमें 88 सोनेट्स हैं, ये सबकी सब सोनेट्स आपकी लव सोनेट्स हैं। क्या सोनेट्स हैं? लव सोनेट्स हैं, जिसमें कहा कि प्रमुख बिंदु है आपका प्रेम। और इन्होंने ये सोनेट जो हैं वह अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखी हैं। इनकी प्रेमिका का नाम है एलिजाबेथ बॉयल। तो एलिजाबेथ बॉयल के लिए इन्होंने इन सोनेट्स को लिखा है और इस कलेक्शन का नाम इन्होंने दिया है एमरोटी। ठीक है। साथ ही साथ एडमंड स्पेंसर साहब ने एक लेखनी का एक नया स्टैंजा दिया, जिसको हम कहते हैं स्पेंसेरियन स्टैंजा। क्या कहते हैं? स्पेंसेरियन स्टैंजा। अब आप कहेंगे सर स्पेंसेरियन स्टैंजा क्या होता है? तो साहब बहुत लंबे चूंकि वीडियो हो जाते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्पेंसेरियन स्टैंजा के बारे में भी नहीं बताऊंगा। जब मैं आपको स्टैंजा फॉर्म का वीडियो दूंगा तो एक एक स्टैंजा के बारे में जो डिटेल मैक्सिमम होगी तब मैं आपको दूंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, एडमंड स्पेंसर साहब 1552-53 में इनका जन्म, 1599 में डेथ। कुल मिलाकर इन्होंने कलेक्शन ऑफ सोनेट्स लिखा है, उसका नाम है एमरोटी, जिसमें कि 88 सोनेट्स हैं। और इन्होंने एक स्टैंजा फॉर्म निर्मित किया, जिसको कि स्पेंसेरियन स्टैंजा कहा जाता है। अब हमारे सामने आते हैं एलिजाबेथन एज के वह राइटर जिसने कि अंग्रेजी साहित्य को पूरी दुनिया में फेमस कराया, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। इस बंदे के बारे में अगर हम कहें तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि साहब इंडिया में क्रिकेट जो है उसको पहचान दिलाने का कार्य जो है वो सचिन तेंदुलकर ने किया। बिल्कुल सही बात है। हम सचिन से कई खिलाड़ियों की तुलना कर सकते हैं कि वो सचिन की तरह खेलता है, ये सचिन की तरह खेलता है, सचिन से अच्छा खेलता है। लेकिन सचिन जो है उन्होंने क्रिकेट को पहचान दिलाई इंडिया के अंदर, ठीक है ना, और पूरे विश्व में कि हाँ भाई भारत की भी एक टीम है। आप कहेंगे सर 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया जीत लिया था, तो क्या पहचान नहीं बनी थी? जीत लिया था, तुक्का भी था वो। लेकिन अगर हम बात करें कि क्रिकेट को कायदे से पहचान दिलाने का कार्य पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अगर इंडिया को किसी ने दिया है तो वो नाम आता है सचिन तेंदुलकर का। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी साहित्य को पूरे वर्ल्ड लिटरेचर में अगर किसी ने पहचान दिलाने का काम किया है तो वो है हमारे विलियम शेक्सपियर। अब जब हम विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ 1564 में, इनकी डेथ हुई 1616 में, 1564 और 1616। विलियम शेक्सपियर के ऊपर तो अगर मैं वीडियो देना आपको आरंभ करूं तो हो सकता है मैं भी थक जाऊंगा और आप भी थक जाएंगे, लेकिन फिर भी ढेर सारे वीडियोस मुझे देने पड़ेंगे शेक्सपियर के ऊपर और मैं दूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी अभी जो वैकेंसी आई है और नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है तो आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस मेरे चैनल पर से जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, तो भी मैं आपकी पर्याप्त मात्रा में तैयारी करवा दूंगा, जिससे कि आप ये एग्जाम जो है वो आसानी के साथ क्लियर कर सकें। तो जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो बाय प्रोफेशन शेक्सपियर साहब एक आर्टिस्ट थे, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि स्टेज पर परफॉर्म करने वाले एक्टर थे। शेक्सपियर साहब जो थे उन्होंने ढेर सारे आपके प्लेस लिखे हैं और कुल मिलाकर 154 सोनेट्स लिखी हैं। अपने जीवन काल में कितनी सोनेट लिखी?
154 सोनेट्स, यानी कि अंग्रेजी साहित्य में अगर सोनेट राइटिंग की बात हम जब करते हैं तो शेक्सपियर से ज्यादा सोनेट राइटिंग किसी ने नहीं की है। और अगर प्लेस की जब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर साहब ने कुल मिलाकर अपने जीवन काल में 38 प्लेस लिखे हैं, जिनमें की ट्रेजेडीज, जिनमें की कॉमेडीज, ट्रेजी कॉमेडीज, रोमांटिक ट्रेजेडीज और रोमांटिक कॉमेडीज शामिल हैं। अब कौन कौन सी रोमांटिक ट्रेजेडीज हैं, रोमांटिक कॉमेडीज हैं, कौन कौन से ड्रामास हैं, कौन सी लॉन्ग पोएम इन्होंने लिखी है, वो जब मैं खाली शेक्सपियर के वीडियोस आपको दूंगा सिर्फ शेक्सपियर के बारे में, तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यह कह सकता हूं कि शेक्सपियर साहब जिनका जन्म 1564, 1616 में इनकी डेथ, जीवन काल में इन्होंने 154 सोनेट्स और 38 प्लेस लिखे हैं, जिनमें की ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, रोमांटिक ट्रेजेडी, रोमांटिक कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडीज शामिल हैं। अंग्रेजी साहित्य में ट्रेजी कॉमेडीज को देने वाले अगर राइटर हैं तो वो है विलियम शेक्सपियर। ठीक है साहब, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले राइटर हैं आपके बेन जॉनसन, जिनका जन्म हुआ 1572 और जिनकी डेथ हुई 1637 में। तो अगले राइटर हैं आपके बेन जॉनसन, जिनका जन्म 1572 और जिनकी मृत्यु जो है वो 1637 में हुई। जब हम बेन जॉनसन का नाम लेते हैं तो इनका पूरा नाम है बेंजामिन जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन, लेकिन ये फेमस किस नाम से हैं? बेन जॉनसन के नाम से। बेन जॉनसन साहब जो हैं, इनको समकक्ष और इनकी तुलना जो है वो शेक्सपियर से की जाती है। बेन जॉनसन की तुलना किससे की जाती है? शेक्सपियर से, क्योंकि ये बेन जॉनसन साहब शेक्सपियर के ही समकक्ष हैं। 1564, 1572, 1637, 1616, तो वो एक ही समय के मतलब राइटर है। बेन जॉनसन साहब की बात करें तो बेन जॉनसन साहब कॉमेडी राइटर है। कैसे राइटर है? कॉमेडी राइटर। और इनकी कॉमेडीज जो है वो क्लासिकल कॉमेडीज कही जाती हैं। इनकी कॉमेडी जो है वो क्लासिकल कॉमेडीज कही जाती हैं। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है, इसका आरंभ अंग्रेजी साहित्य में अगर किसी लेखक ने किया तो वो है बेन जॉनसन। कई बार क्या होता है, जैसे मैं बार बार अभी मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति में, किसी प्लेयर में, किसी भी राइटर में, जो कि किसी के समकालीन राइटर होता है, जिसमें कि क्षमता तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि उस एज में कोई और उस समकालीन समय में कोई उससे बड़ा राइटर होता है, तो भैया उसकी जो क्षमता होती है वो दब जाती है कहीं ना कहीं। चूंकि शेक्सपियर हमारे एलिजाबेथन एज में है, शेक्सपियर के सामने अगर हम बेन जॉनसन की बात करें तो बेन जॉनसन भी अपने आप में एक ग्रेट राइटर है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, बात ध्यान सुनिए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर अगर अंग्रेजी साहित्य में किसी लेखक के देने का कार्य किया है तो वो है बेन जॉनसन। क्लासिकल कॉमेडीज लिखने का काम अगर किया तो वो है बेन जॉनसन साहब। लेकिन चूंकि शेक्सपियर उस समय इतने ज्यादा डोमिनेटिंग थे, तो बेन जॉनसन जो है वह ओवरशैडो हो गए, यानी कि इनकी जो क्षमता थी, प्रतिभा थी, वो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि छिप गई शेक्सपियर के प्रभाव के कारण। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनमें, मैं जैसा कि मैंने कहा, क्लासिकल कॉमेडीज के जनक हैं ये, अंग्रेजी साहित्य में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के जनक हैं। और इनके दो प्लेस जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक का नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ध्यान रखिएगा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और दूसरे का नाम है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, ठीक है ना। तो ये दो प्लेस जो हैं वो जॉनसन साहब के, इन्होंने इनको पहचान बनाई है, इनकी पहचान को बनाए रखा है। और आप कह सकते हैं अंग्रेजी साहित्य में इन दो प्लेस के कारण बेन जॉनसन का नाम अमर हो गया है, ठीक है ना। और जो बेन जॉनसन के बारे में है, पूरा बेन जॉनसन का जब वीडियो बनाऊंगा पूरा, तब मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना, एक एक राइटर का जो मैंने नाम दिया है, उस एक एक राइटर के बारे में मैं अलग से विस्तार में आपको वीडियोस दूंगा। थोड़ा सा वेट, और डेली चूंकि अब मैं वीडियो दे रहा हूं तो जल्दी ही आपको ये सब वीडियोस दूंगा। अब जब हम बात करते हैं, ये तो 4 राइटर मैंने आपको बता दिए जो कि यूनिवर्सिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन शेक्सपियर से पहले, जैसे मैंने कहा कि शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट हैं,
तो शेक्सपियर को ड्रामेटिस्ट बनाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने ड्रामा राइटिंग अगर कहीं से सीखी तो वो है आपकी यूनिवर्सिटी बिट्स। और यूनिवर्सिटी बिट्स आपके कुल मिलाकर ये हैं जो मैंने नीचे लिखे हैं। यूनिवर्सिटी बिट्स तो टोटल 6 हैं, लेकिन गिने 7 जाते हैं। आप ये कह सकते हैं सर काउंटिंग गलती हो गई थी क्या? ऐसा कतई नहीं है। 6 राइटर तो ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। एक राइटर जरूर ऐसा है जो कि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था, लेकिन उसकी राइटिंग में काफी समानताएं हैं यूनिवर्सिटी बिट्स से, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स की, तो चूंकि अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा वीडियोस दे चुका हूं, तो मैं ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। और जब मुझे अलग से आपको वीडियो यूनिवर्सिटी बिट्स का देने होंगे तो मैं एक एक राइटर के बारे में आपको विस्तार से बताता रहूंगा। अभी फिलहाल मैंने उन यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम लिख दिए हैं आपके सामने, और किसका जन्म कब हुआ और किसकी मृत्यु कब हुई। तो यूनिवर्सिटी बिट्स में जब हम नाम लेते हैं तो वो सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लोव जी का। क्रिस्टोफर मार्लोव जी का जन्म 1564 और मृत्यु 1593 में, करीब 1564 में बर्थ और 1593 में इनकी डेथ। अब हम बात कर रहे थे रेनेसां की। तो अगर रेनेसां का सबसे बड़ा प्रभाव हमें देखना है तो अब यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं इनकी लेखनी पर रेनेसां का पूर्ण प्रभाव हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी वे राइटर्स थे जो कि रेनेसां से बहुत अधिक प्रभावित थे और 2 यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए थे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। तो क्रिस्टोफर मार्लोव 1564 से लेकर 1593, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे साहब? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। और इनका मोस्ट फेमस जो प्ले है उसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। क्या नाम है साहब? डॉक्टर फॉस्टस। अगर आपने एमए किया है, मास्टर्स ऑफ आर्ट की है, तो आपने डॉक्टर फॉस्टस अवश्य पढ़ा होगा कि कितना एडवेंचरस कैरेक्टर दिखाया गया है। वह ईश्वर की शासन सत्ता के खिलाफ जाकर अपनी आत्मा को डेविल्स के हवाले कर देता है, ल्यूसीफर के हवाले कर देता है, ठीक है ना, अनंत काल के कष्ट झेलने के लिए। तो ये क्या है? एक रेनेसां का प्रभाव है। दूसरे राइटर है आपके रॉबर्ट ग्रीन, जिनका जन्म 1558 और जिनकी मृत्यु जो है वो 1592 में हुई है। ये भी आपके क्या है? यूनिवर्सिटी बिट्स हैं। और इनका जो मोस्ट फेमस प्ले है वो 2 हैं, एक है फ्रायर बैकन और दूसरा है फ्रायर बंगे। 2 प्ले हैं इनके बहुत महत्वपूर्ण, फ्रायर बैकन और फ्रायर बंगे। जन्म 1558 और मृत्यु 1592। फिर आते हैं हमारे थॉमस नेस साहब। जब हम थॉमस नेस की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 1567 में, जिनकी मृत्यु है 1601 में, 1601, यानी कि मात्र 34 ईयर का लाइफ स्पान इनका, 1567, 1601। और इनके द्वारा लिखा गया जो मोस्ट फेमस प्ले है उसका नाम है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। क्या नाम है? द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। उसके बाद आपके अगले राइटर हैं थॉमस लॉ साहब, जिनका जन्म है आपका 1558, 1558 और मृत्यु जिनकी है 1625 में। तो थॉमस लॉज की अगर हम बात करते हैं तो इनका मोस्ट फेमस प्ले है ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। क्या नाम है? ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। अगले आपके राइटर हैं जॉर्ज पील साहब। क्या राइटर का नाम है? जॉर्ज पील। इनके द्वारा लिखा गया, इनका जन्म जो है वो 1544 में हुआ, जिनकी मृत्यु जो है वो 1597 यानी 1597 में हुई, 1544 बर्थ, 1597 इनकी डेथ। और जॉर्ज पील के द्वारा लिखा गया जो महत्वपूर्ण प्ले है उसका नाम जो है उसका नाम है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। क्या नाम है? द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। उसके बाद आता है आपका जॉन लिली साहब। जॉन लिली साहब 1553-54 में इनका जन्म दिखाया गया, 1606 में इनकी डेथ दिखाई गई। और अगर हम बात करें जॉन लिली साहब की तो जॉन लिली का
जो प्रमुख प्ले हैं वो दो प्ले हैं। एक का नाम है मिडास, MIDAS, मिडास, और दूसरे प्ले का नाम है इनका द वुमेन इन द मून, मिडास और द वुमेन इन द मून। उसके बाद हम बात करते हैं थॉमस किड साहब। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुल मिलाकर 6 राइटर हैं जो कि यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, लेकिन 7 राइटर ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी बिट्स बोल दिया जाता है। तो 7वें का नाम है थॉमस किड। थॉमस किड साहब जो हैं, इनकी राइटिंग जो है वह यूनिवर्सिटी बिट्स की तरह ही मानी जाती है। काफी रिजेम्बलेंस है, काफी समानताएं हैं, लेकिन थॉमस किड साहब किसी भी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर नहीं थे और इनका जन्म जो है वो 1558 में हुआ, जिनकी मृत्यु जो है वो 1594 यानी कि 1594 में हुई। और इनका जो प्रमुख प्ले है उसका नाम है द स्पेनिश ट्रेजेडी। क्या नाम है? द स्पेनिश ट्रेजेडी। और विलियम शेक्सपियर का प्ले हेमलेट जो है वह 15 थॉमस किड के प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी को ही आप कह सकते हैं कि उसी से उन्होंने प्रेरणा लेकर हेमलेट प्ले की रचना की। तो आज मैंने आपकी इस वीडियो में जो मैंने पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 2 बनाया, जिसमें कि एलिजाबेथन एज के बारे में जो भी मैं थोड़ा सा छोटे से वीडियो में जो कुछ दे सकता था मैंने देने का प्रयत्न किया है। अभी एलिजाबेथन एज पर ही मुझे अन्य वीडियो भी आपको देने पड़ेंगे और मैं आपको दूंगा। अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और प्लीज अंत तक पूरा वीडियोस देखें। मैं अपनी हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको आगामी परीक्षाओं में जहां इंग्लिश लिटरेचर आपको यूज करना है, आपको किसी अन्य चैनल, अन्य किसी बुक की आवश्यकता ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।